प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। कनाडा के लिबरल पार्टी से सांसद चंद्र आर्य खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू भिड़ गए हैं। एडमॉन्ट में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। पन्नू की ओर से देश छोड़ने की धमकी मिलने के बाद सांसद आर्य ने भी जवाब दिया है। पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आर्य और उसके समर्थकों को कनाडा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे कनाडा के मूल्यों को नहीं समझते हैं। इसका जवाब देते हुए आर्य ने कहा कि हमारे कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स में दी गई स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हुए खालिस्तानी कनाडा की धरती में जहर बोते हुए इसे गंदा कर रहे हैं। कनाडा के एडमॉन्ट शहर में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में हाल ही में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित नारे लिखे गए। इसका आरोप खालिस्तानी तत्वों पर लगा है। इसी को लेकर सांसद चंद्र आर्य ने बयान जारी किया था, जिसमें पन्नू ने उनको देश छोड़ने के लिए धमकाया। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की उनके खिलाफ धमकी जारी करने के लिए निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, एडमॉन्ट में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ और कनाडा में खालिस्तानियों की हिंसा फैलाने की मैंने निंदा की है। मेरी निंदा किए जाने के जवाब में सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर मुझे और मेरे हिंदू कनाडाई दोस्तों को धमकी देते हुए कहा कि भारत वापस जाओ। पन्नू को जवाब देते हुए आर्य ने आगे लिखा, हम हिंदू दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कनाडा आए हैं। दक्षिण एशिया के देशों के अलावा अफ्रीका और कैरेबियन देशों और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों से हम यहाँ आए हैं, और हम यहाँ किराएदार नहीं हैं। कनाडा ही हमारा देश है और हमारी अपनी ज़मीन है। हमने कनाडा के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक योगदान दिया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। आर्य ने आगे कहा कि हिंदू संस्कृति और विरासत के लंबे इतिहास के साथ हिंदू समाज ने कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने का काम किया है। ये जरूर है कि हाल के समय में खालिस्तानी अतिवादियों ने कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स द्वारा गारंटीड हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए हमारी भूमि कनाडा को प्रदूषित किया है। आइए हम नेपाल की हवाई दुर्घटना के बारे में बात करें। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई, जब शौर्य एयरलाइंस का पोखरा जाने वाला विमान रनवे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि विमान में सवार 19 लोगों में से 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार विमान के कैप्टन मनीष शाक्य को बचा लिया गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान जमीन पर गिर गया और आग के गोले में बदल गया। अग्निशमन दल, नेपाल पुलिस और नेपाली सेना बचाव अभियान चला रही है। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि विमान ने रनवे से उड़ान भरी। तब तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ही मिनट में विमान का संतुलन बिगड़ गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान एक ओर झुक गया। विमान के दाईं ओर झुकने के कुछ ही पल में ये रनवे से कुछ दूरी पर गिर गया। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई और धुएं का गुबार एयरपोर्ट पर फैल गया। आग इतनी भयावह थी कि इसकी चपेट में विमान में सवार सभी लोग आ गए। जानकारी के मुताबिक विमान ने ये उड़ान टेस्ट के लिए भरी थी। परीक्षण उड़ान होने की वजह से इसमें कोई नियमित यात्री नहीं था, बल्कि कंपनी के ही 19 कर्मचारी बैठे थे। एयरलाइन अपने कर्मचारियों और इंजीनियरों सहित 19 लोगों को विमान से पोखरा ले जा रही थी। दुर्घटना के बाद विमान में लगी आग इतनी तेज़ी से फैली कि कोई भी कर्मचारी इससे न निकल सका और सभी की मौत हो गई। आइए हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने में जुटे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी है। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। हिंद महासागर और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्लेषक इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं। भारत ने हाल के दिनों में वैश्विक समुद्री दौड़ में चीन का मुकाबला करने के लिए विदेशी बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मोंगला बंदरगाह पर भारत की पहुंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोंगला पोर्ट के सौदे का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हाल के वर्षों में तीसरा बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को हासिल हुआ है। इसके पहले भारत ने ईरान के चाबार और म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर परिचालन का अधिकार हासिल किया है। इनमें से चाबार बंदरगाह का पूरा विकास ही भारत ने किया है। साउथ चाइना माइनिंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोंगला पोर्ट के टर्मिनल का संचालन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कमोडोर C उदय भास्कर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि मोंगला भारत के लिए एक संभावित बड़ा अवसर है, जिसके वह हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के लिए एक बंदरगाह पार्टनर के रूप में अपनी विश्वसनीयता साबित कर सके।
दिल्ली स्थित थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडी के निदेशक उदय भास्कर ने बताया कि कंटेनर यातायात के आधार पर भारत दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल नहीं है, जबकि चीन के 6 बंदरगाह सूची में शामिल है। भास्कर ने आगे बताया कि जब बंदरगाहों की बात आती है तो वैश्विक स्तर पर भारत अभी छोटा देश है और पिछले कुछ सालों में ही इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया है। भास्कर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण किसी देश की अपनी समुद्री शक्ति की क्षमता को बढ़ा सकता है। उन्हें चीन का उदाहरण देते हुए बताया कि 63 देशों में 100 से अधिक बंदरगाहों में उसका स्पष्ट निवेश है। मोंगला बंदरगाह पिछले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के बाद हुआ है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र सहित कई सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत के बाद हसीना चीन की यात्रा पर गई थी, लेकिन दौरे के बीच में ही लौट आई थी। इसके ठीक बाद उन्होंने तीसरा प्रोजेक्ट भारत को देने की घोषणा की थी। आइए हम अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में बात करें। हमास और इसराइल बीते 9 मई से जंग लड़ रहे हैं। इसराइल द्वारा हमास को ख़त्म करने का संकल्प गाज़ा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाज़ा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगी। हालांकि वह संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी। उपराष्ट्रपति हैरिस के सहयोगी ने बताया कि वह इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम से मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक से अलग होगी। उपराष्ट्रपति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई को इंडियानापोलिस की यात्रा कर रही हैं और संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के संबोधन की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी। आगे कहा, हमें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति अपने विचार व्यक्त करेंगी कि अब समय आ गया है कि युद्ध को इस तरह समाप्त किया जाए कि इजराइल सुरक्षित हो, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, गाज़ा में फ़लस्तीनी नागरिकों को पीड़ा समाप्त हो और फ़लस्तीनी लोग सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का आनंद ले सकें। वे युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनाने के प्रयासों पर चर्चा करेंगी। नेतन्याहू बुधवार को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। यह चौथी बार होगा जब नेतन्याहू संसद को संबोधित करेंगे। बता दें, इस तरह से किसी विदेशी नेता द्वारा संसद को संबोधित किया जाना सबसे अधिक है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति करती है। हालांकि इंडियानापोलिस में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण हैरिस में शामिल नहीं हो पाएंगी। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने नेतन्याहू को संयुक्त संबोधन के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में शामिल नहीं होने के लिए हैरिस की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैडम उपराष्ट्रपति, आप कहते हैं कि आप स्वतंत्र विश्व की नेता बनना चाहते हैं, फिर भी आप इस समय हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के पीछे बैठने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, यह उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है जिसका वह नेतृत्व करना चाहती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।